गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे पूर्ति में परिवर्तन की। साधारण अर्थ में अगर बात करें तो केवल कीमत में परिवर्तन होता है, उससे जो सप्लाई में चेंज आता है, पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसको ही ये मान लिया जाता है कि ये पूर्ति के परिवर्तन की परिभाषा है। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक दृष्टिकोण से इसकी बात करें तो इसमें फर्क होता है। जब आर्थिक दृष्टिकोण से इसकी बात की जाए तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसको फर्स्ट आपका आता है पूर्ति में कमी या वृद्धि, दूसरा आपका होता है पूर्ति में विस्तार या संकुचन। तो आप हेडिंग लगा लीजिए पूर्ति में परिवर्तन, चेंजेस इन सप्लाई। इसके आप दो भाग लिखिए। मुख्य रूप से पूर्ति में परिवर्तन को दो भागों में बांटा जाएगा। पहला है आपका पूर्ति में विस्तार या पूर्ति में संकुचन, दूसरा है आपका पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी। अब एक एक करके हम दोनों को अध्ययन करेंगे। पूर्ति में जो आपका विस्तार या संकुचन जो होता है, ये होता है आपका कीमत में परिवर्तन के कारण, यानी कि कीमत में चेंज होने के कारण सप्लाई में कोई चेंज हो, या तो वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी। तो जब वो बढ़ेगी तो उसको हम कह देंगे पूर्ति का विस्तार या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, और जब कम हो रही है तो हम उसको कह देंगे कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या पूर्ति का संकुचन। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो कीमत के अलावा अन्य चीजों में चेंज होने के कारण, अदर जो फैक्टर्स होते हैं कीमत के अलावा उनमें चेंज होता है। जैसे उत्पादन की तकनीकी में चेंज हो गया, उत्पादन के साधनों में चेंज हो गया, तो या उत्पादन की विधि में आपने चेंज कर लिया, तो उनके कारण जो परिवर्तन होता है उनमें कुछ चेंज होगा जिसके कारण सप्लाई की मात्रा में चेंज होगा। तो उसको क्या बोला जाएगा? पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी उसको कहा जाता है। तो ये नोट कीजिए आप। पूर्ति में पहला लिखिए पूर्ति का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। ये क्या कहता है कि कीमत में वृद्धि हो रही है जिसके कारण पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ति का विस्तार या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहा जाएगा। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके ऊपर हमने एसएस वक्र सप्लाई कर्व बना रखा है। स्टार्टिंग में हमारे पास प्राइस है P, जिसपे सप्लाई की मात्रा है Q। अब प्राइस P से बढ़कर P1 हो जाती है, तो सप्लाई भी Q से बढ़कर कितनी होगी आपकी? Q1। ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा आपका? पूर्ति का विस्तार या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ये क्या होगा आपका? पूर्ति का विस्तार। अब बात करते हैं पूर्ति के संकुचन की, यानी कि प्राइस में कमी होने के कारण सप्लाई में क्या हो जाती है? आपकी कमी हो जाती है। प्राइस P से गिरकर P0 हो गई, पहले P थी अब P0 हो गई, तो क्वांटिटी भी आपकी Q से गिरकर कितनी होगी? Q0। तो ये नया वक्र बन गया आपके लिए। ये क्या है? संकुचन, पूर्ति का संकुचन या कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इसको बोला जाता है। यानी कीमत में वृद्धि से की जाने वाली पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, सप्लाई पूर्ति का विस्तार, और अगर कीमत में कमी से पूर्ति में कमी होती है तो पूर्ति का संकुचन उसे कहा जाता है। यहाँ एक डायग्राम के द्वारा हमने इसको देखा। स्टार्टिंग में हमने क्या माना? सप्लाई कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया जहां हमारी P प्राइस पे Q मात्रा की हम सप्लाई कर रहे थे। जैसे प्राइस बढ़कर P से P1 हुई, क्वांटिटी Q से बढ़कर Q1 हो गई। ये हो गया आपका पूर्ति का विस्तार। अब जैसे ही प्राइस P से गिरकर P0 हुई तो क्वांटिटी भी Q से गिरकर Q0 हो गई। इसको कहा जाएगा पूर्ति का संकुचन। अब एक चीज आप गौर करेंगे, उसी वक्र के ऊपर सारी चीजें हो रही है। कोई नया वक्र बन रहा है क्या इसके अंदर? एसएस वक्र तो वही है, उसी के अंदर अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास में, तो ये उसी वक्र के ऊपर होती है। नया सप्लाई कर्व इसके अंदर नहीं बनता है। किसके अंदर? पूर्ति के विस्तार या संकुचन के अंदर। और ये दोनों प्रकार किसके हैं? कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। अदर फैक्टर इसमें सारे क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। यानी पूर्ति में परिवर्तन किसके कारण? कीमत के कारण।
बाकी सारे स्थायी तत्व हैं। तो क्या होगा, या तो पूर्ति का विस्तार होगा या पूर्ति का संकुचन होगा। अगर कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ रही है तो विस्तार, और कीमत घटने पर पूर्ति घट रही है तो इसे कहा जाएगा पूर्ति का संकुचन। अब बात करते हैं पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी की, जो इसका दूसरा टाइप है। तो किसके कारण होगा, कीमत के अलावा। ये किसके कारण था, सिर्फ कीमत में परिवर्तन के कारण। तो कीमत में परिवर्तन से इसके प्रकार कितने थे, 2। इसी तरह कीमत के अलावा अगर बाकी फैक्टर्स में परिवर्तन के कारण सप्लाई में चेंज होता है तो उसको क्या कहा जाएगा, पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी कहा जाएगा। अब इंक्रीजिंग सप्लाई या डिक्रीजिंग सप्लाई कैसे हो सकता है, यानी बाकी चीजें चेंज हुई, कीमत आपकी वही है, यानी कि उसी कीमत के ऊपर जो कीमत चेंज नहीं हुई उसी कीमत के ऊपर अधिक मात्रा पूर्ति के लिए उपलब्ध है या अधिक मात्रा बेची जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि कीमत कम हो गई फिर भी उतनी मात्रा बेची जा रही है या उतनी मात्रा की पूर्ति उपलब्ध है। यानी कि या तो क्या हो, कीमत वही है, स्थिर है, लेकिन पूर्ति बढ़ जाएगी। दूसरा, कम कीमत पर भी उतनी ही मात्रा पहले दी जा रही उतनी दी जाए। साधारण रूप से क्या होता है, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत कम पूर्ति कम। ये नियम क्या कहता है, उसी कीमत के ऊपर पूर्ति बढ़ रही है, कीमत उतनी है लेकिन सप्लाई बढ़ गई तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ति में वृद्धि कहेंगे, इंक्रीजिंग सप्लाई कहेंगे। या फिर कीमत कम हो गई लेकिन अभी भी उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, वही मात्रा फिर आ रही है। कीमत कम होने में तो पूर्ति कम हो जानी चाहिए ना, नहीं हुई, उतनी ही सप्लाई वापस आ रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा, पूर्ति में वृद्धि या इंक्रीजिंग सप्लाई कहा जाएगा। इसमें लिख लीजिए, पहला, पूर्ति में वृद्धि में क्या करेंगे, उसी कीमत पर अधिक मात्रा बेची जाए या कम कीमत पर उतनी मात्रा बेची जाए तो क्या कहा जाएगा, उसको इंक्रीजिंग सप्लाई कहा जाएगा। अब दूसरा इसका प्रकार क्या है, डिक्रीजिंग सप्लाई, पूर्ति में कमी, यानी कि उसी कीमत पर कम मात्रा पूर्ति की जाए, यानी कीमत उतनी ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पूर्ति क्या हो गई, कम हो गई। अब कीमत उतनी, कीमत के कारण तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना, बाकी कोई फैक्टर प्रभावित हुआ जिसके कारण तुमने क्या कर दी, पूर्ति कम कर दी, तो उसे क्या कहा जाएगा, पूर्ति में कमी या डिक्रीजिंग सप्लाई। उसी कीमत के ऊपर पूर्ति की मात्रा कम हो जाना, या फिर ऊंची कीमत के ऊपर उतनी ही मात्रा मिलना, जबकि क्या होता है, ऊंची कीमत होते ही आपकी जो पूर्ति है वो भी क्या हो जानी चाहिए, ज्यादा हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्या दो कारण हो सकते हैं पूर्ति में कमी के, या तो उसी कीमत पर कम मात्रा, या फिर ऊंची कीमत पर भी उतनी ही मात्रा जितनी पहले, तो ये एक तरह से कमी बढ़नी चाहिए ना, नहीं बढ़ी, तो इसे क्या कहा जाएगा, डिक्रीजिंग सप्लाई या पूर्ति में कमी कहा जाएगा। इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। यह आपकी प्राइस, ये आपकी सप्लाई, ये आपका सप्लाई इक्वल है एसएस, ठीक है। कीमत आपकी वही है लेकिन आपने एक नया वक्र बना दिया, कौन सा, अब इस वक्र के ऊपर कीमत में तो कोई चेंज नहीं है, यानी ये पॉइंट लेट खत्म है। अब इस पॉइंट पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ में क्यों मात्रा मिल रही है, लेकिन प्राइस वही है और नया वक्र बन गया और सप्लाई आपकी बढ़ गई, ये आपकी क्यों, पहला नियम लागू हो गया। पहली बात क्या कहती है, पूर्ति में वृद्धि, यानी कि उसी कीमत के ऊपर अधिक मात्रा उपलब्ध है, उसी कीमत पर अधिक मात्रा, जैसे क्या कहा जाएगा, यहां से ये जो एरिया था इतने से ये जो बड़ा है, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाया जाएगा, पूर्ति की वृद्धि, इंक्रीजिंग सप्लाई। कीमत उतनी है लेकिन पूर्ति आपकी बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं कि S2 वक्र बन गया आपका सप्लाई में। अब कीमत उतनी है लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा पहले कितनी थी, क्यू, अब कितनी हो गई आपकी, Q0। तो जब पहले इतनी मात्रा आप मांग रहे थे उससे आपने इतना कम मांगना स्टार्ट कर दिया ना, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, पूर्ति में कमी, यानी उसी कीमत पर कम मात्रा मांगी जाना पहले से, तो ये क्या कहलाएगा, आपका पूर्ति में कमी कहलाएगा। एक बार दोबारा से देखिए इसको, यानी कि ये हम एक आदर्श कंडीशन लेके चले जहां हमारा पूर्ति वक्र है,
ठीक है। अब उसी कीमत के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये हम मांग रहे थे, पी मात्रा थी और क्यू क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे थे। अब उसी कीमत के ऊपर हमने क्या किया, ज्यादा सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी, S1 वगैरह बन गया हमारे। तो ये कीमत वही है लेकिन सप्लाई आपकी क्या होगी, Q2। अब उसी कीमत के ऊपर हमने क्या कर दी, कम मात्रा देनी स्टार्ट कर दी। कई फैक्टर हो सकते हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, तो यहां पे ये आ गया Q0। प्राइस वही है, पहले से अधिक मात्रा कर रहे हो, पूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन सप्लाई। उसी कीमत के ऊपर पहले से कम सप्लाई कर रहे हो, ये क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई। अब इसके अंदर आपने एक और किया कि यहाँ क्या बन गए, पूर्ति वक्र दो नए और बन गए। पहले हमारा सिर्फ SS था, फिर S1 हो गया और फिर S2। जबकि इसके अंदर उसी पूर्ति वक्र के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स बनते हैं, इसके अंदर नए पूर्ति वक्र बनते हैं, यानी कि पूर्ति की वृद्धि या कमी के अंदर नए पूर्ति वक्र बनते हैं। उसी कीमत के ऊपर मांगी गई मात्रा में या तो विस्तार वृद्धि होती है या कमी होती है। जब आप अधिक मात्रा मांग रहे हैं उसी कीमत के ऊपर तो पूर्ति में वृद्धि, कम मात्रा मांग रहे हैं तो कमी। किसके कारण हो रही है, पूर्ति के अलावा अन्य जो फैक्टर्स होते हैं, अगर अन्य बातें जो परिवर्तित होती हैं, कीमत आपकी वही रहती है, तो वो आपका होता है इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई। जब केवल मात्र प्राइस के कारण हो रहा है आपका, कीमत के कारण, तो उसको बोला जाएगा पूर्ति का विस्तार या संकुचन। उसी पॉइंट के ऊपर जैसे ही कीमत बढ़ती है आप अधिक मात्रा मांगना स्टार्ट करते हैं, जैसे कीमत कम होती है आप कम सप्लाई करते हैं। तो जब घटती है तो संकुचन, बढ़ता है तो विस्तार। इसी पॉइंट के ऊपर जब उसी कीमत पे आप, ये वाला पार्ट है ये वृद्धि और ये वाला पार्ट आपका कमी कर रहा है। तो ये थे आपके पूर्ति में परिवर्तन के टाइप्स। क्या क्या हो सकता है, कीमत के कारण या कीमत के अलावा। कीमत के कारण हो रहा है तो पूर्ति में विस्तार या संकुचन, और अन्य फैक्टर से हो रहा है पूर्ति में कमी या वृद्धि। जब पूर्ति का विस्तार या संकुचन होगा उसी पॉइंट के ऊपर, ग्राफ के ऊपर होगा, आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे, लेकिन जब वृद्धि या कमी होगी तो नए पूर्ति वक्र बनेंगे। इसको आप नोटबुक में लिख लीजिए साथ साथ। अब हम देखते हैं कि जो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं, यानी फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग सप्लाई या डिटरमिनिंग सप्लाई, इन कारणों से प्रभावित होती है पूर्ति। तो सबसे पहला कारक आपका क्या आता है, कीमत। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं। सप्लाई में जो वृद्धि या कमी हो रही है, विस्तार या संकुचन हो रहा है, आपको बताएगा। कीमत आपको पता चल गया, कुछ अन्य फैक्टर्स भी होते हैं, हम सबको देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला देखिए आप कीमत। अन्य बातें समान रहती हैं, तो अगर कीमत बढ़ रही है तो आपकी पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी, और कीमत अगर कम हो रही है तो पूर्ति भी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, कीमत, जो किसको प्रभावित करता है, पूर्ति की मात्रा। इसमें आगे लिखिए कीमत लिख दिया आपने। नेक्स्ट पहला आपने लिखा कीमत या प्राइस। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो पूर्ति भी बढ़ रही है, और प्राइस कम हो रहे हैं तो पूर्ति भी कम हो रही है। दूसरा कारण लिखिए अन्य वस्तुओं की कीमतें। अदर्स की जो प्राइस है आपकी, अब ये कैसे प्रभावित करती है। मान लो आप प्रोड्यूसर है, आप एक्स वस्तु को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब उसकी प्राइस तो क्या है, फिक्स है, 10 रुपए के हिसाब से आप सेट कर रहे थे। अब एक दूसरी वस्तु है, उसकी प्राइस मान लो 15 रुपए है, तो नेचुरल सी बात है इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। नेचुरल सी बात है, जिसकी प्राइस ज्यादा होगी इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो उत्पादक क्या करते हैं, इस वस्तु पे ध्यान देना कम स्टार्ट करेंगे और इसका ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जब इसका ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई किसकी होगी, इसकी ज्यादा होगी, तुलनात्मक रूप से इसके। तो अगर अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है तो उत्पादक जिस वस्तु की कीमत नहीं बढ़ रही है उसको उत्पादन को कम करते हैं, उसकी पूर्ति को कम कर देते हैं, और जिसकी कीमत बढ़ रही है जिस वस्तु की, उसकी सप्लाई या उसका उत्पादन बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरा कारण जो पूर्ति को प्रभावित करता है वो है आपका अन्य वस्तुओं की कीमतें। तीसरा देखिए उत्पादन साधनों की कीमतें।
जिसके उत्पादन साधन जिस वस्तु का कर रहे हैं उसकी अगर लागत कम है तो प्रोड्यूसर उसकी ज़्यादा उत्पादन करेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आ रही है, उसकी कॉस्ट कम आएगी, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसकी सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाएगा। और जिसके साधनों की लागतें ज़्यादा है उसकी वो क्या करेगा, तुलनात्मक रूप से कम पूर्ति करेगा। चौथा लिखिए पहले और चौथे का स्टार लगा लीजिए। मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं वस्तु की मांग, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करती है किसको, पूर्ति को। जिसकी मांग ज्यादा हो रही है जिस वस्तु की, तो उसकी पूर्ति भी क्या होगी, तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो जाएगी। बाजार के अंदर कोई चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है ना, धीरे धीरे बाजार में वैसे चीजें बहुत सारी आ जाती हैं। सपोज दैट स्टार्टिंग में मोबाइल आया एक दो कंपनियां थी, धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ी तो आज के दिन कितनी कंपनियां हैं, तो सप्लाई बढ़ी है नहीं बढ़ी। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी सप्लाई भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ये दो मेन फैक्टर ज्यादा प्रभावित करते हैं इनको, हालांकि ये सभी सारे फैक्टर भी प्रभावित करते हैं, लेकिन मेन आपका यही है। नेक्स्ट आता है आपका उत्पादकों का गठबंधन, इसको बोला जाता है कार्टेल, यानी एक जैसे उत्पादन करने वाले वस्तु जो उत्पादक होते हैं उनका समूह। तो ये क्या करते हैं, आपस में गठबंधन करते हैं। जैसे कि मान लो गाड़ी वाले हैं विक्रेता, तो ये लगभग क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव जो इनका प्रोडक्ट होता है वो एक जैसे प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उनकी प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रखते हैं और तुलनात्मक रूप से उन वस्तुओं की सप्लाई करके अधिक लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, अधिक पूर्ति करते हैं। तो उत्पादकों का गठबंधन या समूह इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए नीतियां, पॉलिसीज। अब इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन करने की पॉलिसी हो सकती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकती हैं। जिस वस्तु की पूर्ति को सरकार बढ़ाना चाहती है उसको सरकार क्या करती है, सब्सिडीज देंगी, टैक्स में छूट दे देंगी, तो उस वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तुलनात्मक रूप से ऐसी वस्तुएं जिन पर टैक्स लगा दिया जाता है जिनकी प्राइस बढ़ा दी जाती है, तुलनात्मक रूप से क्या होगी, उनकी पूर्तियां कम होने स्टार्ट हो जाएगी, उनकी डिमांड भी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। मुख्य रूप से जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं वो चीज होती है आपकी कीमत और वस्तु की मांग, इसका सबसे ज्यादा इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।